वैसे तो राहुल गांधी बार बार किसी न किसी बात को लेकर माफी मांगते ही रहते हैं, लेकिन इस बार तो अमेरिका ने उनको ऐसा करारा झटका दिया है कि कहीं उनका मानसिक संतुलन न बिगड़ जाए। जिस नैरेटिव को राहुल गांधी पिछले एक दशक से इनकैश करने की कोशिश कर रहे थे, उसे अमेरिका ने सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका डर से बोल रहा है कि कहीं राहुल गांधी के चक्कर में भारत से रिलेशन खराब ना हो जाए। क्या हुआ है बताता हूं, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या इस बार राहुल गांधी के माफी मांगने से काम चल जाएगा। भारतीय राजनीति का ऐसा चक्रव्यूह जो पिछले 10 सालों से सिर्फ एक ही नाम के इर्द गिर्द घूम रहा था, आज पूरी तरह से पलट चुका है। आप रोज सुबह उठते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, संसद की बहस देखते हैं और आपको एक ही नैरेटिव बार बार सुनाई देता है, अडानी, मोदी और क्रोनी कैपिटलिज्म। विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने पिछले एक दशक में अपनी पूरी साख, अपनी पूरी राजनीतिक पूंजी इसी एक मुद्दे पर दांव पर लगा दी थी। उनका हर भाषण, हर ट्वीट, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी एक कॉरपोरेट घराने को घेरने के लिए डिजाइन की गई थी। लेकिन आज इस खेल की बिसात पर एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक सबको हिलाकर रख दिया है। जिस अमेरिका की रिपोर्टों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सहारे भारत की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, आज उसी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि डीओजे ने एक ऐसा यूटर्न लिया है जिसने इस पूरी थ्योरी की बुनियाद ही हिला दी है। आज हम किसी सतही राजनीति की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस क्रोनोलॉजी को समझेंगे जो बताती है कि कैसे एक कॉर्पोरेट वार को देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेपन बनाया गया और अब वह वेपन खुद उसे चलाने वाले के खिलाफ कैसे मुड़ चुका है। जब साल 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब विपक्ष के पास एक नए, आक्रामक और कड़े नैरेटिव की कमी थी। भ्रष्टाचार के जिन मुद्दों पर पिछली सरकार गिरी थी, उनके सामने एक नई और साफ सुथरी छवि वाली सरकार खड़ी थी। ऐसे में एक ऐसी रणनीति तैयार की गई जहां सीधे प्रधानमंत्री पर हमला करने के बजाय उनके आर्थिक स्तंभों पर वार किया जाए। राहुल गांधी ने बहुत ही सधे हुए तरीके से गौतम अडानी के उदय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा से जोड़ना शुरू कर दिया। सूट बूट की सरकार से लेकर हम दो हमारे दो जैसे नारों का जन्म यूं ही नहीं हुआ था। यह एक सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी जिसका मकसद जनता के दिमाग में यह बैठाना था कि देश की संपत्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में सौंपी जा रही है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर और ग्रीन एनर्जी, हर बड़े सेक्टर में अडानी ग्रुप के बढ़ते कदमों को क्रोनी कैपिटलिज्म का लाइव एग्जाम्पल बनाकर पेश किया गया। राजनीति का यह नियम है कि अगर आप किसी आरोप को इतनी शिद्दत और इतनी बार दोहराएंगे कि वह हवा में तैरने लगे, तो जनता बिना सबूत के उस पर भरोसा करने लगती है। राहुल गांधी इसी थ्योरी पर आगे बढ़ रहे थे और कुछ हद तक उन्होंने नैरेटिव सेट करने में कामयाबी भी पाली थी। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से उन आरोपों को खंगालते हैं जो राहुल गांधी ने समय समय पर बड़े मंचों से लगाए और देखते हैं कि कैसे वे आरोप तथ्यों के सामने टिक नहीं पाए। राहुल गांधी का सबसे पहला और बड़ा आरोप यह था कि नियम कायदों को ताक पर रखकर देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डे जैसे कि अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम अडानी ग्रुप को सौंप दिए गए। उन्होंने संसद में बकायदा कागज लहराते हुए कहा कि नीति आयोग और आर्थिक मामलों के विभाग के कड़े विरोध के बावजूद एक ऐसी कंपनी को ये एयरपोर्ट्स दिए गए जिनके पास इस सेक्टर का कोई पुराना अनुभव नहीं था। लेकिन जब इस आरोप की कानूनी और प्रशासनिक हकीकत सामने आई, तो राहुल गांधी का यह दावा पूरी तरह से खोखला साबित हुआ। सच यह था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक पारदर्शी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिल्डिंग प्रोसेस यानी कि वैश्विक निविदा प्रक्रिया चलाई थी। इस रेस में अडानी ग्रुप ने देश के बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स को प्रति यात्री फीस के मामले में कहीं पीछे छोड़ते हुए सबसे ऊंची बोली लगाई थी। कानूनन सरकार के पास सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ठेका न देने का कोई आधार नहीं था और अनुभव की शर्त को इसलिए हटाया गया था ताकि इस सेक्टर में नई कंपनियां आ सके और मोनोपोली खत्म हो। दूसरा बड़ा हमला राहुल गांधी ने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के कूटनीतिक रसूख के इस्तेमाल को लेकर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद श्रीलंका गए और वहां की सरकार पर दबाव बनाया कि वे 500 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को सौंप दे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के करमाइकल कोल माइन प्रोजेक्ट को लेकर दावा किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर $1 बिलियन का लोन देने के लिए अनुचित सरकारी दबाव डाला गया था। लेकिन समय के साथ इन दोनों ही इंटरनेशनल दावों की हवा निकल गई। श्रीलंका के मामले में वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति और विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर साफ किया कि यह प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन का हिस्सा था और इसमें किसी भी तरह का कोई अनुचित दबाव शामिल नहीं था।
वहीं ऑस्ट्रेलिया के माइनिंग प्रोजेक्ट की हकीकत यह निकली कि अडानी ग्रुप ने एसबीआई से वह लोन कभी लिया ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को सेल्फ फंडेड और अंतरराष्ट्रीय बैंकों के कमर्शियल लोन के जरिए रीस्ट्रक्चर करके आगे बढ़ाया। राहुल गांधी का संसद में खड़ा होकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को घेरना तथ्यों के अभाव में पूरी तरह झूठा साबित हुआ। तीसरा और सबसे तीखा मोड़ तब आया जब जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई। राहुल गांधी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सीधे तौर पर आरोप जड़ दिया कि अडानी ग्रुप ने सेल कंपनियों के जरिए मॉरिशस और अन्य टैक्स हेवन से भारत में 20,000 करोड़ रुपए लूट किए हैं। उन्होंने बार बार यह सवाल पूछा कि यह 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। उनका सीधा इशारा सरकारी सह पर काले धन को सफेद करने की तरफ था। इस आरोप को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन जब देश की सर्वोच्च अदालत ने इसके लिए एक स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया और सेबी को जांच सौंपी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और सेबी ने विस्तृत रिपोर्ट सौंपी और उसमें साफ किया कि सेल कंपनियों के जरिए पैसे के हेरफेर या फिर स्टॉक मैनिपुलेशन का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। अदालत ने साफ कहा कि किसी विदेशी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट को बिना किसी वैधानिक जांच के अंतिम सच नहीं माना जा सकता। राहुल गांधी जिस 20,000 करोड़ के आंकड़ों को लेकर देश भर में घूम रहे थे, उसका कोई भी वित्तीय या फिर कानूनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट के सामने टिक नहीं सका। कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का यह मामला अचानक इंटरनेशनल हो गया। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अमेरिका की ही एक अन्य बड़ी संस्था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि डीओजे ने वित्तीय लेन देन और कुछ कथित कॉन्टेक्ट को लेकर जांच शुरू की। विपक्ष को लगा था कि उन्हें वो ब्रह्मास्त्र मिल गया है जिसके दम पर वे भारत की सरकार और देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने को वैश्विक स्तर पर नेस्तनाबूद कर देंगे। संसद ठप कर दी जाती है, जेपीसी की मांग उठती है और विदेशी मीडिया में भारत के रेगुलेटरी सिस्टम पर सवाल खड़े किए जाने लगते हैं। राहुल गांधी ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने सीधे अमेरिकी हिंडनबर्ग रिपोर्ट और डीओजे के शुरुआती कदमों को सच का सबसे बड़ा पैमाना मान लिया। मगर यहीं पर विपक्ष एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक कर बैठा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि जब आप किसी भारतीय कंपनी को गिराने के लिए विदेशी ताकतों या फिर विदेशी रिपोर्टों की क्रेडिबिलिटी को अपने देश की सुप्रीम कोर्ट, सेबी और जांच एजेंसियों के ऊपर रखने लगते हैं, तो आप अनजाने में एक नैरेटिव रिस्क ले रहे होते हैं। अगर कल को वही विदेशी एजेंसियां अपना स्टैंड बदल दे तो आपकी पूरी राजनीति का जो महल है वो ताश की तरह ढह जाएगा। और आज ठीक वही हुआ है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खुलासे की जिसने इस पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो दुनिया की सबसे सख्त और स्वतंत्र जांच एजेंसियों में से एक माना जाता है, उसने अडानी ग्रुप को लेकर जो ताजा रुख अपनाया है, उसने विपक्ष के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। डीओजी की फाइलिंग्स और इंटरनेशनल लीगल चैनल से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वे साफ इशारा करती हैं कि अडानी ग्रुप पर लगे वित्तीय हेरफेर और रिश्वतखोरी के आरोपों में कोई ठोस कानूनी दम नहीं पाया गया है। अमेरिकी अथॉरिटीज ने व्यवहारिक रूप से इस मामले में पीछे हटना शुरू कर दिया है और अडानी को एक तरह से क्लीन चिट की तरफ बढ़ा दिया है। यह सिर्फ एक कॉर्पोरेट राहत नहीं है, यह एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज है। अमेरिका जैसी सुपर पावर की टॉप लीगल बॉडी अगर किसी भारतीय बिजनेसमैन को पाक साफ मान रही है, तो इसका मतलब है कि सालों से भारत के भीतर जो नैरेटिव चलाए जा रहे थे, जिन्हें राहुल गांधी हर चुनावी मंच से दोहरा रहे थे, उनका कोई इंटरनेशनल लीगल बेसिस था ही नहीं। डीओजे ने बताया कि कई महीनों तक दस्तावेज की जांच और बचाव पक्ष के वकीलों से बातचीत करने के बाद यह फैसला लिया गया। डीओजे ने इन 6 कारणों से बंद किया है मामला, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला, कथित घटनाएं पूरी तरह भारत में हुई थी। दूसरा, भारतीय एजेंसियों ने जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई है। तीसरा, निवेशकों को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। चौथा, जरूरी गवाह और सबूत विदेशों में थे जिन्हें जुटाना आसान नहीं था। आरोपियों के अमेरिकी अदालत में पेश होने की संभावना बेहद कम थी। मामला अमेरिकी कानून के क्षेत्राधिकार की शर्तों पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठता था। ये 6 कारण थे। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे वॉशिंगटन के कॉरिडोर में चल रही गहरी कूटनीति है। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत जल्दी यह समझ में आ गया कि अडानी ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि वह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक एसेट्स की रीढ़ बन चुका है। श्रीलंका में पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो, इजराइल का हाइफा पोर्ट हो या फिर केन्या और वियतनाम जैसे देशों में बड़े प्रोजेक्ट्स, अडानी ग्रुप ग्लोबल लेवल पर
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI को काउंटर करने का भारत का सबसे बड़ा हथियार है। अमेरिका को यह अच्छी तरह से मालूम है कि अगर वे इस कॉर्पोरेट जांच के नाम पर अडानी को ज्यादा टारगेट करते हैं तो इसका सीधा असर भारत और अमेरिका के रणनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों पर पड़ेगा। अमेरिका को एशिया पैसिफिक रीजन में चीन के खिलाफ भारत की सख्त जरूरत है। व्हाइट हाउस के थिंक टैंक ने साफ चेतावनी दी थी कि अडानी के चक्कर में भारत जैसे सबसे अहम रणनीतिक साझेदार से रिश्ते खराब करना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक आत्महत्या होगी। इसी जियोपॉलिटिकल मजबूरी और सबूतों की कमी ने अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर कर दिया। अब जरा इस पूरे खेल के नफे नुकसान का हिसाब लगाते हैं, क्योंकि असली राजनीति इसी गणित में छिपी हुई है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पूरे एक दशक के ड्रामे में सबसे ज्यादा नुकसान गौतम अडानी का हुआ है, तो आप बिल्कुल गलत। कॉर्पोरेट इतिहास में गवाह है कि कंपनियां शॉर्ट टर्म में हिचकोले खाती हैं, लेकिन मजबूत फंडामेंटल और सरकारी प्रोजेक्ट्स के दम पर वे दोबारा बाउंस बैक कर जाती है। अडानी ग्रुप के शेयर्स आज फिर से रिकॉर्ड स्तर पर हैं। उनका ग्लोबल बिजनेस बढ़ रहा है और उन्हें दुनिया भर से नए इन्वेस्टमेंट जो हैं वो मिल रहे हैं। यानी कि आर्थिक रूप से अडानी का साम्राज्य इस सुनामी को झेलकर और ज्यादा मजबूत होकर निकला। असली और सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वह है राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी पर। राहुल गांधी के नुकसान को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला स्तर है क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता का। जब आप 10 साल तक सुबह शाम एक ही मुद्दे पर चिल्लाते हैं और अंत में देश की सबसे बड़ी अदालत भी उसे खारिज कर देती है, देश की रेगुलेटरी बॉडी भी कोई गड़बड़ी नहीं पाती, और तो और विदेशी एजेंसियां भी हाथ पीछे खींच लेती हैं, तो जनता के बीच आपकी इमेज एक गंभीर राजनेता की नहीं बल्कि एक ऐसे नेता की बन जाती है जो बिना तथ्यों के राजनीति करता है। लोगों को लगने लगता है कि आपके पास देश के विकास का, बेरोजगारी का, गरीबी का कोई वास्तविक ब्लूप्रिंट है ही नहीं, बल्कि आप सिर्फ एक व्यक्ति और एक घराने के खिलाफ पर्सनल वेंडेटा यानी कि व्यक्तिगत रंजिश की राजनीति कर रहे हैं। जब मुद्दे में दम नहीं बचता तो उस पर की गई राजनीति खोखली दिखने लगती है। दूसरा नुकसान है राज्यों के स्तर पर कांग्रेस का वैचारिक विरोधाभास। एक तरफ राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर अडानी के नाम पर सरकार को घेरते थे, वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी या फिर रही, चाहे वह राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो या फिर कर्नाटक, वहां के मुख्यमंत्री खुद अडानी का स्वागत करते थे, उनके साथ मंच जो है वो साझा करते थे और हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट के MOU साइन कर रहे थे। यह जो कथनी और करनी का अंतर था, इसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम वोटर्स को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। जनता ने देखा कि जो अडानी देश के लिए हानिकारक बताए जा रहे हैं, उन्हीं से कांग्रेस शासित राज्यों के विकास के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। इस हिपोक्रेसी ने राहुल गांधी के पूरे कैंपेन के धार को कुंद कर दिया और साबित कर दिया कि यह विरोध नीतिगत नहीं है बल्कि सिर्फ राजनीतिक था। तीसरा और सबसे गहरा नुकसान है भारतीय उद्योगों और वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ दिखने वाली मानसिकता का। भारत एक विकासशील देश है जहां युवाओं को नौकरियां चाहिए, और नौकरियां तब आती हैं जब देश का कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रो करता है। राहुल गांधी का पूरा नैरेटिव अनजाने में एंटी बिजनेस और एंटी कॉर्पोरेट जैसा लगने लगा था। बड़े उद्योगपतियों पर लगातार हमले करने से देश के भीतर और बाहर यह मैसेज जा रहा था कि भारत में वेल्थ क्रिएशन को एक अपराध की तरह देखा जाता है। मध्य वर्ग और एस्पिरेशनल इंडिया जो खुद अमीर बनना चाहता है, जो स्टार्टअप और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना भविष्य देखता है, वह राहुल गांधी के इस सोशलिस्ट और आक्रामक टोन से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाया। नतीजा यह हुआ कि नैरेटिव तो बना, लेकिन वह वोटों में तब्दील नहीं हो सका। इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े सच को उजागर कर दिया है। आप किसी एक मुद्दे को लेकर कुछ समय के लिए सुर्खियां तो बटोर सकते हैं, लेकिन अगर उस मुद्दे के पीछे कोई कानूनी ठोसपन और जमीनी हकीकत नहीं है तो समय की कसौटी पर वह बिखर जाता है। राहुल गांधी ने अडानी को नरेंद्र मोदी की कमजोरी समझा था और उसी पर लगातार प्रहार करते रहे, लेकिन राहुल गांधी समझ नहीं पाए कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में कॉर्पोरेट और नेशनल इंटरेस्ट कैसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब अमेरिका ने अपने नेशनल इंटरेस्ट और भारत के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को प्राथमिकता देते हुए कदम पीछे खींचे, तो उसने भारत के भीतर चल रही विपक्ष की पूरी राजनीति को एक ही झटके में अप्रासंगिक बना दिया। आज जब हम इस पूरे चक्रव्यूह को करीब से देखते हैं तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। राजनीति में किसी को घेरना, सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार भी है और कर्तव्य भी, लेकिन क्या किसी एक व्यक्ति या फिर एक कॉर्पोरेट घराने के विरोध को अपनी पूरी राजनीति का केंद्र बना लेना
सही राजनीति थी? आज जब सारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियां उस नैरेटिव को खारिज कर चुकी हैं, तो क्या विपक्ष के पास देश के सामने रखने के लिए कोई वैकल्पिक विजन है? यह स्क्रिप्ट हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं एक बड़े लीडर को हराने की जिद में विपक्ष ने एक ऐसे मुद्दे को अपना मसीहा मान लिया जो आखिरकार उनके अपने ही राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे बड़ा आत्मघाती कदम साबित हुआ। अब देखना यह है कि क्या इस कड़े सबक के बाद भारतीय राजनीति में मुद्दों की दिशा बदलेगी या फिर यह खेल इसी तरह से नए किरदारों के साथ में जारी रहेगा। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।